दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस क्लास में इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखने वाले हैं 8 नवंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह एकदम विस्तृत तौर पर हम देने वाले हैं। वो सारी पॉसिबिलिटी, वो सारी संबंधित पॉइंट, उसकी चर्चा इस सीरीज में हम करते हैं। नो डाउट ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सीरीज आपके लिए रामबाण है। आप पहले इस क्लास को देख लीजिए, फिर निर्धारण कीजिएगा क्या ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर था 6-7 को। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये एक इंटरनेट स्लैंग है और जो कि मतलब समय समय पर इंटरनेट में कुछ चीजें बहुत ज्यादा खबरों में रहती हैं, तो उसी प्रकार का ये एक शब्द था। इसको लेकर डिटेल में चर्चाएं हमने किया था। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले इंटरनेट पर विनोद शब्द बहुत चर्चे में रहा था। पिछले क्लास में जब इसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे, वहीं पर किसी ने कमेंट किया था कि विनोद शब्द भी कुछ समय पहले खबरों में रहा था। तो बेसिकली जो जेन जी और जेन अल्फा के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, 1997 से 2012 तक जेन जी, मतलब इस दौरान जो भी जन्मे उसे जेन जी कहा जाता है। फिर 2012 से 2025 तक, इस समय तक उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। चर्चाएं एकदम विस्तार में हम कर चुके थे। राइट आंसर होगा 6-7, और ये पहली बार है जब किसी संख्या को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस तो आप लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स की जो स्पेशल बिहार स्पेशल प्रश्नों का एक संपूर्ण संग्रह हम आपको देते हैं। क्या आप लोग उसे देखते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहां पर आपको 2022 से अब तक का, ये ध्यान रखिए, ये 43वां एपिसोड है। मतलब अगर मंथली करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये 43वां वीडियो है पूरे मंथ का। ये अभी हमने अक्टूबर 2025 का आपको दिया है, इसे जाके जरूर देख लीजिएगा। बार बार जो आप लोग सर्च करते हैं बिहार करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स, इसको एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। इससे बेहतर कहीं आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, कॉल करके बताइएगा कि सर आपका करंट अफेयर से उनका बेहतर है। तो एक बार जरूर इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने इसमें संपूर्ण समर्पण दिया है, बेहतरीन तरीके से चीजों को आपके बीच रखा है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके बीच है कि हालिया आयोजित 53वें विद्यापति स्मृति पर्व सह मिथिला विभूति सम्मान समारोह 2025 का जो आयोजन है, ये किस स्थान पर किया गया, जहां पर 13 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो बेसिकली अभी हाल ही में जो इसका आयोजन है, ये दरभंगा में किया गया। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चर्चाएं एकदम विस्तार में हम करेंगे, वो जानकारी आपके बीच हमने रखा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि बिहार सरकार की ओर से राजकीय पर्व के रूप में घोषित कवि कोकिल विद्यापति के अवसान दिवस। अब ये अवसान दिवस क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। मतलब समझ रहे हैं मृत्यु को, तो उसी प्रकार से अंत को या फिर समाप्ति को आप बोल सकते हैं अवसान। तो यहां पर बात यही हो रही है, अवसान दिवस पर 13 विशिष्ट व्यक्तियों को मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। और इस बार 53वां विद्यापति स्मृति पर्व स मिथिला विभूति सम्मान समारोह का जो आयोजन है, ये विद्यापति सेवा संस्थान, बेसिकली यहीं पर होता है दरभंगा में। ये MLSM कॉलेज दरभंगा का जो सभागार परिसर है या फिर सभागार है, वहां पर आयोजित हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें सम्मानित व्यक्तियों की, जो 13 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इनमें जानकी जन्मभूमि मंदिर पुनौरा धाम के पीठाधीश्वर महंत कौशल किशोर दास, और इसके अतिरिक्त जानकी मंदिर जनकपुर के जनकपुर नेपाल के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास। मतलब ऐसे कई नाम है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 13 नाम है और जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर हमने शामिल किया है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो नाम को भी ध्यान में रख सकते हैं। 13 महान व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है। बेसिकली ये यहाँ पर जानकारी आपके बीच है, इसे हम स्किप करते हैं। आगे हम आपको ये बतला दें कि इस सम्मान समारोह में विद्यापति सेवा संस्थान की एक मुख्य पत्रिका, ये अर्पण का यहाँ पर विमोचन किया गया। इसका नाम क्या है? अर्पण।
इसका विमोचन यहाँ पर किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर कवि विद्यापति की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1352 ईस्वी में, आप बोल सकते हैं 14वीं सदी में, क्योंकि 14वीं सदी चल रही है, मतलब 1352 की अगर हम बात करें तो 14वीं सदी की बात हो रही है। तो 1352 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले में एक गांव में, जिसका नाम है विशफी, बेसिकली यही गांव में उनका जन्म हुआ था। और वे एक मैथिली ब्राह्मण परिवार से थे जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे और पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाए थे, और बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। इसके नाम पर, इनके नाम पर कई सारे पुरस्कार हैं। उनमें से एक जानकारी बिहार को लेकर हम आपको ये दे दें, कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार द्वारा 23 अगस्त 2025 को, ध्यान रखिए 23 अगस्त 2025 को 12 साहित्यकारों व संस्थाओं को हिंदी सेवी सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया या फिर पुरस्कृत किया गया। और इसी में आपको एक नाम दिखेगा, विद्यापति पुरस्कार, जो स्मृति से कृति नारायण मिश्र को दिया गया है। और यह है काफी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी पुरस्कार आपको देख रहे हैं, नागार्जुन पुरस्कार, फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार, बीपी मंडल पुरस्कार, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है और ये हिंदी सेवी सम्मान समारोह के तहत प्रदान किए गए हैं। अपने आप में आप इसको देख के समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। ऑलरेडी ये हम आपको पढ़ा चुके थे, यहाँ पर बात हुई विद्यापति की, तो पुनः से इसको हमने शामिल किया। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, और ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित है। जो 18वां विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को भी समाप्त हुआ है। बेसिकली इसको लेकर ये कहा गया है कि रिकॉर्ड मतदान हुआ है। इतना मतदान बिहार में पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि इस बात को और भी हम अच्छे से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने जिलों की कितनी सीटों पर मतदान हुआ, जहां पर 64.46 मतदान, मतलब इतना प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का बिहार में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। देखिए, इस बार 2025 में जो 18वीं विधानसभा चुनाव आयोजित हो रहा है, ये 2 चरणों में आयोजित होना है। 6 नवंबर को जो हो चुका है, अगला 11 को, और परिणाम आएगा 14 नवंबर को। तो 6 नवंबर को जो चुनाव हुआ है, ये बेसिकली बिहार के 38 जिलों में से 18 जिलों में आयोजित हुआ, 121 विधानसभा सीटों पर। तो विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो रिकॉर्ड मतदान हुआ 64.46%, कितने सीटों पर हुआ, कितने जिलों में, इतना फिलहाल ध्यान रखिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और इस ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो मीडिया में ये बातें चली आ रही है कि सर्वाधिक मतदान हुआ, सर्वाधिक मतदान हुआ, ये बातें अभी अधूरी है। अधूरी इसीलिए है क्योंकि ये पहला चरण का ही हुआ है। पहले चरण के संदर्भ में जितनी जानकारी एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, वो आपके बीच हमने फिलहाल रख दिया है। जब 11 नवंबर को इसका दूसरा चरण का चुनाव होगा, ओवरऑल जब चुनाव की प्रतिशतता को बतलाया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, तब वहां पर हम देखेंगे कि मतदान जो है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में वो अधिक हुआ है, कम हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस रहा, और भी कई जानकारी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ज्यादा दिमाग पे मत डालिए जोर, बस इतना ध्यान रखिए, प्रथम चुनाव मतलब जो चरण का चुनाव हुआ है, इतना मतदान हुआ है, बस इतना ही, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चरण का चुनाव बाकी है, उसके बाद हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल यहां पर हम आगे आते हैं, कुछ जानकारी आपको दे दें। जो 18 जिलों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी हमने ये भी चर्चा किया था कि बिहार में 38 जिले हैं ओवरऑल, मतलब 38 जिलों में अगर हम देखें तो कंप्लीट सूची आप देख सकते हैं। और ये 38 जिले बिहार के 9 प्रमंडल के अंतर्गत निहित हैं। 9 प्रमंडल की सूची आप यहां पर देख सकते हैं। जो यहां पर आपको दिख रहा है, इसका इधर हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। और इसे याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको दिया है। ट्रिक यहां पर यह है, पूसा को मुंभा दंपति, इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्या? पूसा को मुंभा दंपति। पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मु से मुंगेर, भा से भागलपुर, दौ से दरभंगा, मौ से मगध, पो से पटना, ती से तिरहुत। और ये 38 जिलों में से सबसे नया जिला जो है वो अरवल जिला है। आप यहाँ पर अरवल जिला को देख सकते हैं, और बिहार के मगध प्रमंडल के अंतर्गत है, जिसका हेडक्वार्टर बिहार के गया में है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे, बेसिक सी जानकारी है ये। आपको अगर कहीं पूछ लिया जाए, अगर आप ना बता पाए तो बड़ा अफसोस होगा और शर्मिंदगी भी आपको महसूस होगी। अब बिहार के
जो मैप है वो आप यहाँ पर बिहार के मैप को देख रहे हैं। बिहार से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी में ये चीजें आप ध्यान रखिए। राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है, और एक अपडेट में ये आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में 22 मार्च 2025 को 113वां बिहार दिवस मनाया गया, जिसका थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। पिछले साल 2024 में कोई भी मतलब राजकीय स्तर पर समारोह आदि आयोजित नहीं हुआ था। इस वजह से हमें कोई भी थीम देखने को नहीं मिलता है। तो 2024 में बिहार दिवस का कोई थीम नहीं था। 112वें बिहार दिवस का बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2010 में। और जिस वर्ष 2010 की जो हम बात कर रहे हैं, जो विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है, वो चर्चाएं हम कर चुके हैं। 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। वो चीजों की जिक्र यहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पे। और मेरे दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। प्रश्न है कि भारत सरकार या फिर भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। और ये तीसरी बार होगा भारत के इतिहास में जब चीतों का आयात किया जाएगा। एक विशेष जानकारी ध्यान रख लीजिएगा कि भारत में चीता को विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में ही, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अभी चर्चाएं हम डिटेल में और करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आयात को लेकर जो बात हुई है, जो 8 अफ्रीकी चीते मंगाए जाएंगे वो बोत्सवाना से। विकल्प नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दक्षिण अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, यहीं से ये चीतों को मंगाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखिए। आगे हमने डिटेल में इसके बारे में वर्णन किया है कि भारत दिसंबर 2025 में यानी कि इसी साल प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नए अफ्रीकी चीतों को बोत्सवाना, मतलब 8 जो चीते हैं ये बोत्सवाना से आयात करेगा। और यह चीतों की तीसरी खेप होगी। पहली खेप 2022 में नामीबिया से मंगाई गई थी, और दूसरी खेप 2023 में दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया था। अफसोस कि ये चीते जिंदा नहीं बचे, मतलब क्लाइमेट को वो झेल नहीं पाए और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। वो चीजें और भी डिस्कस में हम आपके बीच रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ से चीते मंगाए गए थे वो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है ये भारत में विलुप्त हो चुके एशियाई चीतों की पुनर्स्थापना करना है। बेसिकली हम परियोजना की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट चीता की, जिसके तहत ये खेप मतलब पहली दूसरी खेप आए थे। तो यहाँ पर ये बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी 17 2022 को। स्थिति को ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, और इसी दिन उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में मतलब जो नामीबिया से चीते मंगाए गए थे प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया था। ये बातें आपको जरूर याद होगी, हमने इसी क्लास में आपको पढ़ाया था। तो देखिए, नामीबिया से 2022 में जो चीते मंगाए गए थे ये भारत में चीतों की 70 साल के बाद वापसी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने भारत में चीता जो है ये 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया था। मतलब 1952 ईस्वी में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। देखिए 2022 में जब नामीबिया से चीते मंगाए गए थे, ये तस्वीर आपको जरूर याद होगा। नरेंद्र मोदी बाकायदा डीएसएलआर जो कैमरा उनके हाथ में आप देख रहे हैं वो तस्वीर ले रहे थे। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये चीतों को रखा गया था, लेकिन अफसोस कि ये चीते बचे नहीं, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बातों को ध्यान रखिए। तीसरी खेप है जो बोत्सवाना से मंगाया जाएगा। अब यहाँ पर चीतों की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी, भारत की पहले चीता सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश के ही कूनो नेशनल पार्क में, जो कि श्योपुर जिला में यहीं पर किया गया है। देखिए यहाँ पर इन बिंदुओं को ध्यान रखना है आपको। अब आगे हम कुछ चीजों की और बात करें तो ये प्रोजेक्ट चीता के तहत शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे। हो सकता है कि इसमें नामीबिया तो जो 2022 में नामीबिया से जो मंगाए गए थे उसमें से तो कोई नहीं बचा। जो मेरे पास जानकारी है, जो हमने पढ़ा चीजों को, मतलब ये नामीबिया वाला कोई नहीं बचा। हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से जो मंगाए गए थे उसमें कुछ चीते हो, तो उस आधार पर यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। और ये भारत में पहला चीता सफारी है, इस चीज को ध्यान रखिए। टाइगर सफारी तो भारत में कई जगहों पर है। टाइगर सफारी की बात करें तो बिहार के वाल्मीकि नगर में जो पश्चिमी चंपारण में है, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वहां पर 1 नवंबर 2022 को टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। आपको मालूम होगा, ये चीजें हम कई बार आपको बोल चुके हैं। देखिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत को लेकर ये तमाम चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। और वर्तमान समय में जो कूनो नेशनल पार्क है ये भारत में चीता संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।
तो ये छोटे-छोटे पॉइंट को ज़रूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, चीतों के संरक्षण को लेकर बेसिकली जो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति है, उसको संरक्षण को लेकर मतलब एक संगठन की स्थापना किया गया। उस संगठन का नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसका उद्देश्य जो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित ये बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है, इसको संरक्षण प्रदान करना है। और आपको बता दूं, जानकर आपको खुशी होगी कि यहाँ से ऑलरेडी आपके एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो उद्देश्य है, ये कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संरक्षण का है? तो 7 बिल्ली प्रजातियों का। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ों को हमने यहाँ पर आपके बीच भी रखा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, जो 50 वर्ष पूरा हुआ इसी अवसर पर 9 अप्रैल 2023 को। कहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना, कर्नाटक के मैसूर में नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। और यहाँ पर वो बिंदुओं की चर्चा हमने दोनों कर दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर। तो इन बिंदुओं को भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, एक अपडेट यहाँ पर है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसे अभी हाल ही में जो कजान रशिया में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, यहाँ पर इसे एक प्रकार से मान्यता दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके बीच है कि क्यूएस यानी कि क्वाक्वेरली साइमंड्स द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में डैश को भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है। जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें मतलब भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी ये भारत में सर्वश्रेष्ठ रहा है। बेसिकली जो रैंकिंग है ये वर्ल्ड की नहीं है, यहाँ पर हम एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो इस रैंकिंग में अगर हम देखें 2026 में डैश को भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया, तो आईआईटी दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट है। चलिए उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम पूरी कंप्लीट जानकारी देखेंगे। देखिए एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के तहत जो चीजें आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्थान पर आईआईटी दिल्ली रहा। हालांकि विश्व स्तर पर इन्हें 59वां स्थान मिला है। टॉप 50 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है, टॉप 50 में। चलिए आईआईटी बॉम्बे इसमें दूसरे स्थान पर रहा भारत में, लेकिन एशिया में, बल्कि यहाँ पर विश्व स्तर पर नहीं बल्कि एशिया में अगर हम बात करें, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो 71वें स्थान पर रहा। उसी प्रकार से आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि ये रैंकिंग या फिर जो सूची है भारत के संदर्भ में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ये तो शीर्ष भारतीय संस्थान की हमने बात किया, लेकिन यहाँ पर इस रैंकिंग में जो अभी हाल ही में जारी किया गया है क्यूएस यूनिवर्सिटी या फिर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो बेसिकली लंदन स्थित संस्था क्वाक्वेरली साइमंड्स द्वारा जारी होता है, तो इसमें हांगकांग का जो हांगकांग विश्वविद्यालय है प्रथम स्थान पर रहा। चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नाइनांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर रहा है, संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। तो ये तीनों को आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। हालांकि पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और प्रश्न यहाँ से भी अराइज हो सकता है कि भारत में कौन सा संस्थान मतलब इसमें शीर्ष पर रहा है। अब इस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अब भारत के 294 विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया है, जो कि वह चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालय चाइना का है, लेकिन अपना भारत यहाँ पर दूसरे स्थान पर है और भारत के 294 विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के अतिरिक्त मंथली करंट अफेयर्स के बारे में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो तमाम क्लासेस का जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स के इस विजेता बैच के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी बिहार के एग्जाम को लेकर अगर आप करना चाह रहे हैं, एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां से तैयारी एकदम अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से आपकी हो, तो करंट अफेयर्स के इस विजेता बैच को जरूर ले लीजिएगा। और कूपन कोड अगर आप न्यू अप्लाई करेंगे तो ये केवल और केवल 310 रुपये में 15% के डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन आज के इस क्लास में एक बड़ी घोषणा आप सभी के लिए है। अगर आज, केवल आज के लिए ऑफर है, अगर इसे आज ज्वाइन आप करते हैं
तो ध्यान रखिए बीपीएससी एईडीओ का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है ये आपको फ्री में एकदम निःशुल्क मिल जाएगा। इसी कोर्स की हम बात कर रहे हैं, इस कोर्स को इस कूपन कोड के साथ आप लोग ले लीजिएगा। जब आप इसे परचेज करेंगे तो देखेंगे कि बीपीएससी एईडीओ का भी टेस्ट सीरीज आपके कोर्स में, जो माई कोर्स में जाएंगे तो वहां पर कोर्स वाला सेक्शन और जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन दिखेगा माई कोर्स के तहत, वहां पर ये टेस्ट सीरीज आपको एकदम अतिरिक्त रूप में मिल जाएगा। तो ये ऑफर केवल आज के लिए है। विजेता बैच को परचेज कीजिए, बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट सीरीज आज मध्य रात्रि तक आप इसका लाभ ले पाएंगे। चलिए धन्यवाद, हम यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसको जरूर ले लीजिए। अब अगला प्रश्न यहां पर है कि केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने गुवाहाटी में आयोजित समारोह में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया है, या फिर यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो कुल मिला के यहां पर इसका राइट आंसर होगा 6 व्यक्तियों को। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर डिटेल में वो चीजों को देख रहे हैं आप कि 2025 में इस पुरस्कार से यानी कि भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार से ये 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार प्रसिद्ध असमिया गायक, कवि, संगीतकार और भारत रत्न, अच्छा अगर हम बात करें भूपेन हजारिका की तो 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था। तो इन्हीं की स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में या फिर इसकी संस्कृति, सामाजिक सेवा, पत्रकारिता और संगीत और लोक कला में उनके उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को ये राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान उन्हें दिया जाता है। अब यहाँ पर सम्मानित व्यक्तियों में आप देखेंगे येसो दोरजी थोंगची जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, और लेसराम मेमा जो मणिपुर के हैं, रजनी बसुम तारी जो कि असम के हैं, और इसके बाद LR सेलो ये मिजोरम के हैं, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका ये असम के हैं, और प्रोफेसर डेविड R सिमली जो कि मेघालय के हैं। इन 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो कार्यक्रम है सरहद नामक एक पुणे मतलब बेस्ट कंपनी है, कंपनी नहीं सॉरी बल्कि एक संस्था है बेसिकली, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया जो सीमा क्षेत्र पर कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करती है। इसे मतलब यहाँ पर मतलब आयोजित किया गया, इस संदर्भ में इसको ध्यान रखिएगा, जो सरहद जो संस्था इसके द्वारा बेसिकली यहाँ पर जो हमने लिखा है कि सीमा क्षेत्र की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम करते इन्हीं के द्वारा ये अभी हाल ही में किया गया है। भूपेन हजारिका के बारे में जो एक्चुअली जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे कि 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था, आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी थी कि 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है, ये चीजें यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अब जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर भूपेन हजारिका की, तो भारत के महान गायक, संगीतकार और फिल्म निर्देशक थे। एक्चुअली यहां पर इन्हें तस्वीर में आप देख सकते हैं। अभी एक जो बुक आई थी इनकी जीवन यात्रा और संगीत यात्रा पर आधारित, इस पुस्तक का नाम क्या है तो भारत रत्न भूपेन हजारिका, पुस्तक का नाम ही यही है। और रिसेंटली 2025 में ये लॉन्च भी है। और आपको ध्यान रखना इसका जो मतलब इसकी जो लेखिका है ये अनुराधा शर्मा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। और यहां पर आगे आपको हमने जानकारी दिया है, अच्छा ये सारे वही पॉइंट है। यहाँ पर जानकारी हमने दिया है कि 2019 में भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जो सूची है, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इनमें प्रणब मुखर्जी जो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो इन 3 महान हस्ती को 2019 में भारत रत्न मिला था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जब इतनी मेहनत करके चीजों को एकदम एकत्रित करके मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िए। इतना बेहतरीन सेशन हम आपको दे रहे हैं, आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाइए चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, तभी जाके मजा आएगा। एकदम बोरिंग फील मत कीजिए, एकदम अच्छे तरीके से इसे पढ़िए, याद रखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए अगर हम भारत रत्न की बात करें तो अब तक 53 महान हस्ती को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम इसी चीज को बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार को पिछले साल 2024 में जो 5 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया गया, उनमें एक नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर का आपको दिखेगा। 49वां भारत रत्न इन्हें दिया गया। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1977 में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था और 1979 तक लागू रहा था। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन अगर शराबबंदी की बात हो तो पहला नाम आएगा कर्पूरी ठाकुर का,
नीतीश कुमार का नहीं। नीतीश कुमार दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के जिन्होंने शराबबंदी लागू किया। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। अभी इस समय तक की अगर हम बात करें तो 53 महान हस्ती को भारत रत्न मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं और ये तमाम बातों को ध्यान रखें। कुछ चीज़ें और भी हमने मेंशन किया है, कई बार हम बोल चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं अगले छठे प्रश्न पे। देखिए, ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला दुनिया का 26वां देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो इस देश का नाम है फिजी। ये 26वां देश फिजी बना है। लेकिन कुछ समय पहले अभी हाल ही में ये जानकारी हमने आपको दिया था कि ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दुनिया का 25वां देश बना था, मतलब इसका उन्मूलन करने वाला सेनेगल। ये चर्चाएं हम कर चुके थे, लेकिन वो चीज़ों को पुनः हम दिखलाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो। देखिए, ट्रेकोमा जो है ये एक नेत्र संक्रामक रोग है और ये किस जीवाणु यानी किस वायरस से होता है? तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक एक जीवाणु यानी कि एक वायरस से होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और अब जो है WHO की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार फिजी जो है अब देश में ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला दुनिया का 26वां देश घोषित किया है। ये चर्चाएं जो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से एक पॉइंट वाइज आपके समक्ष रखा है, इसको जरूर नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। और ये रोग अगर बार बार होता है तो इससे क्या होता है कि पलक, जो आंख में जो पलक होता है, इसका अंदरूनी हिस्से में जो पलक होता है उसमें सूजन होने लगता है और समस्या इतनी अधिक होती है कि बार बार जब घर्षण होता है तो धीरे धीरे अंधेपन का लोग शिकार हो जाता है। अच्छा, भारत भी ट्रेकोमा मुक्त है, ये जानकारी अभी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले बेसिकली बात अगर हम फिजी की करें तो फिजी ने इस समस्या से निदान के लिए WHO की जो सेफ नीति है उसका अनावरण किया। सेफ में जो SCFE जो अल्फाबेट है, एस से सर्जरी, और इसके बाद A से हो गया एंटीबायोटिक्स, और F से हो गया फेशियल क्लीननेस, और E से हो गया इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। ये नीति को अपनाइए। अब ये प्रश्न एराइज हो सकता है, WHO की जो सेफ नीति है वो क्या है? तो क्लियर है आप? मुझे लगता है कि आंसर जरूर कर देंगे। पिछले साल 8 अक्टूबर 2024 को भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, ज्यादा पुराना नहीं है। अभी का बदलता हुआ स्वरूप ऐसा है कि आपको 2 साल तक के करंट अफेयर्स भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये तो 2024 का है, पिछले ही साल का। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये तमाम बातें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग 2025 में विश्व के शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में किस भारतीय संस्था को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात की जो अमूल है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इफ्को जो है ये दूसरे स्थान पर है। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, अमूल पहले स्थान पर है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं आपके बीच हमने किया है कि यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग 2025 में भारत की गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि अमूल ब्रांड के नाम से भी प्रसिद्ध है, बेसिकली ये जानी जाती है, ये विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था के रूप में घोषित किया गया है। तो बेसिकली यही तो प्रश्न था, और दूसरे स्थान पर इफ्को रहा है। ये चर्चाएं यहाँ पर विस्तार में आपके बीच की गई है। बेसिकली घोषणा जो हुई दोहा कतर में, जो अभी हाल ही में कोऑपरेटिव मॉनिटर जो 50 सम्मेलन आयोजित हुआ था, यहीं पर मतलब यहाँ से जानकारी निकल कर आती है। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इस लाइन को और यहाँ पर इसको ध्यान रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि यही 2-3 पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य सरकार, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। देखिए, प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य सरकार को सरांडा जंगल यानी कि सरांडा फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया है? चलिए, यहां पर इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि झारखंड को अभी हाल ही में ये निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में कई ऐसी जानकारी है जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में 4 नवंबर 2025 को झारखंड सरकार को सरांडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है, आदेश नहीं दिया है। कई जगहों पर ये उल्टा पुल्टा भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, आदेश नहीं है बल्कि एक निर्देश दिया गया है। और ये सरांडा वन जो है ये झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है और इसे एशिया का सबसे बड़ा साल वन माना जाता है। मतलब साल का जो वृक्ष होता है ये सबसे अधिक यहाँ पर है, तो इसे साल वन की जो मतलब संज्ञा दिया गया है। साल का पेड़ आप लोग आई होप जानते होंगे। देखिए, सरांडा का जो अर्थ है 7 पहाड़ियों से, मतलब 7 पहाड़ियों की भूमि,
इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, तो बेसिकली ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में खबरों में रहा सरांडा जो वन है वो किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से। ये लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां पर हाथी, तेंदुआ, सांभर, चीतल और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और झारखंड के या फिर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस बात को वर्तमान समय तक की दृष्टिकोण से ध्यान रखिए और इसको भी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। अगर होता है तो इसकी संख्या 12 हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। गोवा सरकार द्वारा स्थापित मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान, अनुसंधान उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो इनका नाम क्या है? बेसिकली आप इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, नाम है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अतः विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनके नाम पर यहां पर एक एयरपोर्ट भी है। तो फिलहाल यहां पर इस पुरस्कार को लेकर इतनी जानकारी ध्यान रखिए, ये पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा स्थापित है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नवंबर 2025 को सिख धर्म के प्रथम गुरु एवं संस्थापक गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती पूरे भारत और विश्व भर में मनाई गई है? तो 556वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। चलिए अब इसको डिटेल में हम समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा यहां पर विस्तार में है। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, उनकी जयंती को प्रकाश उत्सव, प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव की जयंती को, ये गुरु नानक देव जी की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए उसमें आपको ध्यान रखना है ये पहले थे। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। उनका जन्म पंजाब के तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और वर्तमान में ये जो जगह है पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सिख धर्म की जो इन्होंने स्थापना किया था और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक ओंकार की सिद्धांत, एक ओंकार। तो इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए कि सिद्धांत से ईश्वर की एकता, समानता और मानवता का उपदेश दिया गया। बेसिकली अर्थ इसका अगर हम देखें, एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है, गॉड इज वन, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, मतलब इस तरह का एक लाइन है। तो इसको जरूर ध्यान रखें, ईश्वर एक है, ये संदेश दिया गया है। एक प्रश्न यहां पर अगला है कि हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज का नाम क्या है? तो INS माहे इस जहाज का नाम है। देखिए कहां पर है, विकल्प नंबर सी में है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेकर यहां पर कुछ जानकारी दी गई है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं, ज्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं यहाँ पर, बस ये नाम ध्यान रखिए, इसका नाम है INS माहे। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अर्थात BIS का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट रहा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है लेकिन सीखने को बहुत सारी मिलती है और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, अगर उससे आधा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ये ध्यान रखिए, क्लासेस तो यहाँ पर हो ही रही है लेकिन इसका ऑनलाइन टेस्ट क्विज आदि एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है। क्विज तो एप्लीकेशन पे फ्री है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अधिकतर लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप भी क्विज में पार्टिसिपेट करिए, चीज़ों को समझिए, अपनी तैयारी का आकलन वहां से कीजिए कि तैयारी का स्तर आपका क्या है। ये प्रश्न हमने पिछले क्लास में आपको करवाया है, इसका आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा।